कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष के गहरे और खौफनाक हिस्से से होती है, जहां विल्गैक्स एक विशाल स्क्रीन के सामने खड़ा होकर बेहद और अपने दिल की बात कह रहा है कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जब इस ब्रह्मांड की अंतिम जादुई किस्मत और उसकी ताकत को हासिल करने की अंतिम इच्छा आपस में मिलने वाली है। क्योंकि उसकी नजर में ये पूरा ब्रह्मांड बेहद सीधा है, जिसे सिर्फ जीता जाना चाहिए और जो उसके इस साम्राज्य के नीचे कुचले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आगे बड़े गुरूर से कहता है कि इस रास्ते में आने वाली वो अनगिनत दुनियाएं जिन्होंने भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत या हिमाकत की थी, उन सब का नामो निशान उसने आग के शोलों में मिलाकर खत्म कर दिया है। इसलिए वो खुद से ही सवाल करता है कि क्या इस पूरे जहान में कोई ऐसी चीज या हथियार बचा भी है जो उसे चुनौती दे सके या उसके लिए कोई खतरा बन सके। तभी उसे होश आता है और वो कहता है कि उसे हाल ही में पता चला है कि हां, ब्रह्मांड में ऐसी एक चीज मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द वो चीज भी उसकी मुट्ठी में होगी। और इसी के साथ बैकग्राउंड में एक रहस्यमयी उल्कापिंड तेजी से आग की लपटों के साथ स्पेस में आगे बढ़ता दिखाई देता है। इसके बाद कहानी धरती पर शिफ्ट होती है। रात के अंधेरे में जंगलों के बीच ग्रैंडपा मैक्स, बेन और ग्वेन एक कैंपफायर के चारों ओर बैठे हैं और बेन अपने सूमो स्लैमर्स कार्ड्स को देखते हुए कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है दोस्तों। इतने सारे ब्लू कार्ड्स और कुछ रेड कार्ड्स मिले हैं, पर आखिर मुझे मेरा गोल्ड कार्ड कब मिलेगा? जिस पर ग्वेन उसकी टांग खींचते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता बेन, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह कितना दुखद है कि तुम इन सूमो स्लैमर्स के चक्कर में इतने पागलों की तरह खोए रहते हो? बेन भी चुप नहीं रहता और ग्वेन की बैग से झांकती साइंस की किताब को देखकर पलटवार करता है कि मुझे तो यह समझ नहीं आता ग्वेन कि तुम्हारे इस लगातार एलियन वाली साजिशों की बकवास बातें सुनने से ज्यादा दुखद भी कुछ हो सकता है क्या? जिस पर ग्रैंडपा मैक्स दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे की कमियां निकालना और लड़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि हम यहां मजे करने आए हैं। और तभी मैक्स आग पर भुन रहे मार्शमैलो को देखकर कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही भुन गया है ना? बेन अपनी आदत के मुताबिक कहता है कि अरे दादाजी, जब से हम बच्चे थे तब से एक दूसरे को गुस्सा दिलाना और उकसाना ही तो हमारा काम रहा है। जिस पर ग्वेन बोलती है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि हम अभी क्या है? और वैसे भी एलियन सच में होते हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस पर यकीन करो या ना करो। जिस पर ग्रैंडपा मैक्स बात को संभालते हुए कहते हैं कि ठीक है, हमारा ये ट्रिप इस बकवास के बारे में बिल्कुल नहीं है। और वैसे इसी बात से याद आया, अगर हम कल सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हम दोपहर तक माउंट रशमोर पहुंच सकते हैं। तुम दोनों का क्या ख्याल है? तो बेन अपने हाथ फैलाकर थोड़ा कहता है कि आपको तो पता ही है दादाजी कि अगर मैं इसे गूगल कर पाता तो शायद मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाता, पर आपका ये नो डिवाइसेस यानी स्क्रीन इस्तेमाल ना करने का नियम तो मेरी जान ही ले रहा है। ग्वेन तुरंत उस पर कि मिस्टर बुद्धिमान, उसके लिए तुम्हें पहले कुछ खोजना पड़ेगा। जिस पर मैक्स दोनों को शांत करते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो बेन, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि हमें पूरा समर वेकेशन एक साथ बिताने का मौका मिला है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम दोनों 24 घंटे अपनी आंखों को स्क्रीन पर चिपकाकर इस समय को बर्बाद करो। बेन अपने कार्ड्स को हाथ में लेकर ग्वेन की तरफ देखते हुए कि दादाजी, आप चिंता मत करो, कम से कम हम दोनों में से एक तो ऐसा है जो आपके इस अधिकार और नियमों की इज्जत करता है। और फिर ग्वेन से कहता है कि क्या तुम स्कूल में भी ऐसी ही हो? क्योंकि सच में तुम्हें देखकर तरस आता है और मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम पक्का अपनी टीचर की सबसे चहेती चमची स्टूडेंट होगी। ग्वेन अपना चेहरा फेर लेती है और ग्रैंडपा मैक्स एक खुद को दिलासा देते हैं कि मैक्स, तुम ये कर सकते हो, ये सिर्फ 3 महीने की तो बात है। उधर बेन लगातार ग्वेन को उकसाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पूरे समर वेकेशन में इस तरह बिना सुख सुविधाओं के जंगलों में टिक पाओगी? तुम खुद को बहुत मजबूत समझती होगी, लेकिन आखिरकार तुम हो तो एक लड़की ही। जिस पर ग्वेन गुस्से में अपना आपा खोने लगती है
और ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि बेन, इसे जारी रखो, यानी रुकना मत। ग्रैंडपा मैक्स अपनी बात दोहराते हैं कि क्या मुझे तुम दोनों को याद दिलाने की जरूरत है कि मैंने तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम बच्चों को वो अमेरिका दिखाऊंगा जिसे तुम स्क्रीन पर कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। और अगर तुम दोनों ने इस सफर में एक दूसरे की जान ले ली तो मैं जिंदगी भर उनके तानों से बच नहीं पाऊंगा। बेन आराम से बैठकर कहता है कि दादाजी, आप फिक्र मत करो, मेरे पास मेरे ये कार्ड्स हैं और मैं बिल्कुल मजे में हूं। और उधर वो जो किताबी कीड़ा लड़की बैठी है, वो अपने साथ अपनी भरोसेमंद साइंस की किताबें लेकर आई है, जिस पर ग्वेन किताब पकड़े हुए कहती है कि बेन, तुम जो चाहो कहो, लेकिन कम से कम मेरे माता पिता इस ट्रिप का बहाना बनाकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। ये कड़वी बात बेन के दिल पर लगती है और मैक्स चिल्लाते हैं, ग्वेंडोलिन। जबकि बेन का चेहरा उतर जाता है, वो आकर बुदबुदाता है कि हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी तुम्हारी या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। बेन गुस्से में उठकर वहां से जाने लगता है और पैर से आग की लकड़ियों को मारते हुए चिल्लाता है कि तुम दोनों अपने इन बेवकूफाना मार्शमैलो को भूनने का मजा लो, मैं यहां से जा रहा हूं। जिसे देखकर मैक्स और ग्वेन हैरान रह जाते हैं और मैक्स पीछे से चिल्लाते हैं कि बेन रुको। जंगल की तरफ जाने के बाद अचानक आसमान से गिरी किसी चीज के धमाके से बेन दूर जाकर गिरता है और वो अपना सिर पकड़कर खुद से कहता है कि ओके, मैं ठीक हूं, लेकिन जो भी था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी उसे सामने की तरफ एक अजीब सी पीली और हरी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है और वो लेकिन फिर भी आखिर वो चीज क्या थी और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये बहुत ही अजीब है। बेन उस गड्ढे के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वो उल्का पिंड गिरा था और चारों तरफ फैली उस अजीबोगरीब चमकदार पीली रोशनी को देखकर उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है कि ये कितना अजीब है। दूसरी तरफ कैंप के पास ग्रैंडपा मैक्स आसमान में हुए उस धमाके और रोशनी को देखकर बेहद परेशान और गंभीर हो जाते हैं और खुद से कहते हैं कि अरे यार, शांति से समर वेकेशन बिताने का सपना तो गया। अब मुझे बस ये उम्मीद है कि ग्वेन वहां कैंप पर सब कुछ ठीक से संभाल लेगी, क्योंकि उन्हें किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो चुका है। उधर गड्ढे के पास जैसे ही बेन उस अजीब डिवाइस के करीब जाता है, वो ओमनीट्रिक्स अचानक उछलकर उसके हाथ से चिपक जाती है और बेन पूरी तरह, उसका पूरा शरीर एक अजीब से लाल और पथरीले म्यूटेंट रूप में बदलने लगता है और वो डर के मारे कि क्या, नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अंत में बेन पूरी तरह से 4 हाथों वाले विशाल एलियन यानी 4 आर्म्स में बदल चुका होता है और तभी सामने से एक खूंखार ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला रीछ उसकी तरफ हवा में छलांग लगाता है, जिसे देखकर बेन अपने नए एलियन रूप के पूरे जोश और एटीट्यूड में आकर कहता है कि फ्रेडी फैज़बियर, ये तुम्हारा बहुत ही गलत आइडिया था, यानी तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। 4 आर्म्स बना बेन उस खूंखार रीछ से भर चुका है। जैसे ही वो रीछ गुराते हुए बेन का चेहरा चबाने के लिए झपटता है, बेन हैरान होकर चिल्लाता है कि अरे बाप रे। वो भालू अपनी पूरी ताकत से बेन पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन बेन अपने मजबूत हाथों से उसके जबड़े को रोक लेता है और चिढ़कर कहता है कि तुम मेरा चेहरा चबाना चाहते हो? तुम शायद बात को समझ नहीं रहे हो दोस्त, कि ये मेरा असली चेहरा है ही नहीं। तभी अचानक ओमनीट्रिक्स में फिर से गड़बड़ी होती है और एक तेज पीली रोशनी धमाके के साथ चमक उठती है। बेन उस भालू को दूर फेंकते हुए चिल्लाता है कि पीछे हटो। भालू गुस्से में दहाड़ता है और बेन पूरी तरह लड़ने के मूड में आकर कहता है कि ठीक है, तो तुम सच में लड़ना चाहते हो? वैसे ऐसा लगता है कि मेरे पास लड़ने के लिए पूरे 4 हाथ हैं, इसलिए अगर तुम मुझसे बुरी तरह पिटना चाहते हो तो बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन बेन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ओमनीट्रिक्स की पीली रोशनी दोबारा तेजी से भभक उठती है और बेन परेशान होकर कहता है कि अरे यार, अब क्या हो रहा है? वो रोशनी इतनी तगड़ी होती है कि बेन का शरीर वापस सिकुड़ने लगता है। वो घबराकर बुदबुदाता है कि अरे नहीं, फिर से नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे उस एलियन रूप को छोड़कर वापस छोटा होने लगता है और वो बेबस होकर कहता है कि मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है।
जैसे ही ओमनिट्रिक्स का टाइमर खत्म होता है, बेन वापस अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है और वो खुद को निहत्था और अकेला पाकर बुरी तरह डर जाता है। वो भालू अभी भी गुस्से में उसके सामने खड़ा है, जिसे देखकर बेन कलाई पर बंधी उस अजीब घड़ी से मिन्नतें करने लगता है कि ठीक है, तुमने पहले जो कुछ भी किया था उसे दोबारा करो, प्लीज दोबारा करो। मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है, वो भी बिल्कुल अभी। भालू एक जोरदार दहाड़ मारता है और बेन के पीछे लगे एक बड़े पेड़ को अपने पंजों से चीर देता है, जिससे पेड़ टूटकर गिरने लगता है और बेन अपनी जान बचाकर भागता है। तभी अचानक उसकी कलाई से एक हरी रोशनी फूटती है और बेन राहत की सांस लेते हुए चिल्लाता है कि हाँ, शायद तुमने सच में मेरी बात सुन ली। वो जोश में आकर आगे कहता है कि तो फिर चलो शुरू करते हैं। इस बार ओमनिट्रिक्स उसे एक बिल्कुल नए रूप में बदल देती है। हम देखते हैं कि बेन आग की लपटों से घिरे एक बेहद शानदार और ताकतवर एलियन यानी हीट ब्लास्ट के रूप में आ चुका है। वो रीच उसके इस धधकते हुए रूप को देखकर डर के मारे पीछे हटने लगता है और बेन खुद अपने जलते हुए हाथों और शरीर को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है कि ओ तेरी। बेन अपने नए रूप को समझने की कोशिश करते हुए खुद से सवाल करता है कि आखिर ये अब क्या बवाल है। वो 4 हाथों वाले उस बड़े अजीब जीव को क्या हुआ और क्या मुझे सच में आग लग गई है? बेन के शरीर से निकलने वाली भयानक गर्मी और आग की लपटों को देखकर वो जंगली भालू भी डर जाता है। वो दुम दबाकर वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर बेन कहता है कि भालू राजा, मैं तुम्हें वहां से भागने के लिए बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा। लेकिन भालू के जाने के बाद भी बेन की परेशानी कम नहीं होती। वो अपने इस धधकते हुए रूप को देखता है और गहरी चिंता में आकर कहता है कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब और पागलपन जैसा है और इस बात को तो भूल ही नहीं सकते कि ये रूप बेहद खतरनाक भी है। तभी इस पूरे हंगामे के बीच जंगल में कुछ नए किरदारों की एंट्री होती है। हम देखते हैं कि कुछ आधुनिक हथियारों और कमांडो गियर से लैस सैनिक वहां छानबीन कर रहे हैं। उनका लीडर अपने वॉकी टॉकी पर रिपोर्ट देते हुए कहता है कि कर्नल रोजम, मैं गैलोवे बोल रहा हूं। हम अभी भी उस क्रैश साइट यानी जहां वो चीज गिरी थी उसके काफी करीब हैं, शायद वहां से आधा मील दूर। वो आगे आसपास की जली हुई जमीन को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे यहां कोई लोकल हीट ब्लास्ट यानी अचानक बहुत तेज आग का धमाका हुआ है। हमें इस स्थिति को पूरी तरह काबू में करने के लिए और बैकअप यानी अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। तभी दूसरा सैनिक कहता है कि वैसे ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। उधर जंगलों में बेन को ढूंढते हुए ग्रैंडपा मैक्स हाथ में टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और पुराना तजुर्बा साफ दिखाई दे रहा है। वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहते हैं कि मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी होना ही था। वो आसमान की तरफ देखते हैं जहां से वो उल्का पिंड गिरा था और भारी मन से बुदबुदाते हैं कि मुझे सब अंदाजा था, बस ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। कहानी के आखिर में सीन वापस अंतरिक्ष में विलगैक्स के उसी बड़े शिप पर चला जाता है जहां उसके कंप्यूटर्स पर एक अलर्ट मैसेज गूंजने लगता है कि ऑलमाइटी अलर्ट, ऑलमाइटी अलर्ट। हमारे लॉन्ग रेंज सेंसर्स ने एक बेहद अनोखा सिग्नल पकड़ा है। विलगैक्स के सैनिक तुरंत काम पर लग जाते हैं और स्क्रीन को देखते हुए बोलते हैं कि ये सिग्नल हमारे डीप ब्लैक डेटा फाइल में मौजूद ओमनी एनर्जी के सिग्नल से बिल्कुल मैच कर रहा है। हम अभी इसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यानी सही पते को ट्रैक कर रहे हैं। ये सुनकर विलगैक्स के सैनिक के मुंह से निकलता है कि आखिरकार मैं जानता था कि वो चीज हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती। विलगैक्स अपने बड़े सिंहासन पर बेहद खौफनाक अंदाज में बैठा हुआ है और वो अपनी भारी आवाज में हुक्म देता है कि अब हम बहुत ही तेजी और सूझबूझ से कदम उठाएंगे। वो आगे कहता है कि उस सिग्नल को लगातार ट्रैक करो और हमारे सबसे करीबी प्राइम ऑपरेटिव यानी मुख्य एजेंट से संपर्क करो ताकि वो तुरंत ही स्पेस में वॉर्प लॉन्च के लिए तैयार हो सके और उस पिछड़े इलाके यानी उस ग्रह पर जा सके जो इस वक्त अनजाने में उस महा हथियार को अपने पास छुपाए बैठा है।
विल्गैक्स एक क्रूर मुस्कान के साथ बात खत्म करता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वहां रहने वाली जो भी वो पुरानी और पिछड़ी हुई प्रजाति है, उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि आखिरकार उनके हाथ क्या चीज लग चुकी है, क्योंकि वो कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की इकलौती चाबी है। यार, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।